तो बच्चों अभी स्पीड एंड वेलोसिटी में हमने जो पिछली वाली हेडिंग थी कहाँ तक छोड़ी थी, ये हेडिंग, यानी आपको पिछले वाले लेक्चर में मुझे याद है अच्छे से, मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था ना। अब मैं आपको आगे उससे स्टार्ट करता हूँ। तो ये चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी का था, पहला चैप्टर का नाम था काइनेमैटिक्स। इसके बाद हम लोग इसमें अगली हेडिंग देखते हैं, यानी लेक्चर 2 पढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्सेलेरेशन और त्वरण। ये पहली हेडिंग इसकी, ठीक है। तो अब लेक्चर 2 की बारी आ गई, जिसका नाम है एक्सेलेरेशन। देखो अभी तक जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें तुम्हारी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो कांस्टेंट थी। मतलब कोई भी बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ रही थी या घट रही थी। क्लियर ना। अब एक्सेलेरेशन आएगा जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी भी, घटेगी भी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो पहले मैं आपको बता दूं भाई ये एक्सेलेरेशन होता क्या है, त्वरण क्या होता है, क्या लकड़ी है। तो कहना जब भी कभी सर देखो वेलोसिटी बदलती है तो वेलोसिटी में जो परिवर्तन है, और नीचे समय रख दीजिए, तो वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, बस वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, यही बोलते हैं त्वरण को। तो वेलोसिटी परिवर्तन की दर ध्यान रखना त्वरण कहलाती है। समय एक अदिश राशि होती है, इसलिए समय के ऊपर वेक्टर नहीं लगता। वेलोसिटी वेक्टर है, त्वरण भी वेक्टर होता है, इसलिए मैंने उनके ऊपर क्या लगा दिया सर, उनके ऊपर एक वेक्टर का सिंबल लगा दिया। देखो तो वेग परिवर्तन की दर, ध्यान सुनिए, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है ना। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी सर, एक त्वरण कहलाएगी। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। दूसरी बात, अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो बच्चों इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ। और कई बार इसकी तुमसे डायरेक्ट विमा भी पूछी जाती है, तो विमा की बात करेंगे तो ध्यान रखना इसकी विमा हो जाएगी LT की पावर -2, LT की पावर -2। ये बहुत कॉमन सी बात है और ये बात सबको पता होगी, लेकिन बावजूद इसके सवाल नहीं सॉल्व होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एक दो चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने सिंपली बोला कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है, और ये रही इसकी डेफिनेशन कि किसी पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। और मान फॉर्मूला मैंने लिखा। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कायदे के साथ सुनना। देखो 3 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। पहली पॉसिबिलिटी कि त्वरण हमारा 0 है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि त्वरण हमारा पॉजिटिव है, अब बच्चों तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि त्वरण हमारा नेगेटिव है। ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्सेलेरेशन 0 है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। तो आप मुझे बताइए अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो इसका अर्थ क्या हुआ। कहना जब भी कभी एक्सेलेरेशन 0 होगा मतलब त्वरण 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी का मान बदल नहीं रहा है, तो समझ जाना एक्सेलेरेशन 0, कोई एक्सेलेरेशन नहीं। लेकिन अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसको आप त्वरण बोलते हो, एक्सेलेरेशन बोलते हो। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा कि त्वरण +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव है, इसे आप मंदन बोलते हो, मंदन, रिटार्डेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो मंदन, जब भी कभी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, मंदन होगा, वेलोसिटी हमेशा घटेगी। तो कब कहां पर वेलोसिटी बढ़नी है, कब कहां पर वेलोसिटी घटनी है, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बताओ। ओके, तो एक्सेलेरेशन का मान 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन का मान पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलेरेशन का मान नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी। अब दूसरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, क्या देख सकते हैं चीज पहले। सर एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है। देखो जब तक हम किसी चीज का मतलब नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको आगे बात नहीं समझ में आएगी। पहले एक्सेलेरेशन का मतलब समझो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक्सेलेरेशन A बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बहुत ध्यान से एकदम कायदे के साथ सुनना। सर मेरे पास एक्सेलेरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो भाई इसका मतलब क्या है। एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है। तो कहना इसका मतलब ये होता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, ध्यान से सुनना, इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम मीटर पर सेकेंड और बच्चों पर सेकेंड कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड बना दिया। मतलब ये है कि 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ेगी, 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। बस ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। मैंने आपसे पूछा कि अगर एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका क्या अर्थ है। कहना आपकी वेलोसिटी, पिंड की वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। 1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। सर यही एक्सेलेरेशन का मतलब है। हरा
सर अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ती। एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ती, लेकिन 1 सेकेंड में कौन बढ़ती? वेलोसिटी। क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में वेलोसिटी आए ना। अगर एक्सेलरेशन जो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 घटती। अगर माइनस में है तो क्या बोलना है? घटती है, और प्लस में है तो क्या बोलना है? सर बढ़ती है। ओके, तो ये बहुत कॉमन सी बात है, और यही वो बात है जो आपको बहुत सारे बड़े बड़े सवालों को देखिए ना एकदम चुटकी बताते सॉल्व कर देगी। मैं बताऊंगा भी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का भाई साहब मतलब सबको समझ में आना चाहिए कि त्वरण का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी घट रही है। ओके, अब दो तरह के त्वरण आते हैं, ध्यान सुनना। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण, और एक होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी असमान त्वरण। सर इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि त्वरण हमारा कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने कह दिया कि त्वरण हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ध्यान से एकदम सुनना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, त्वरण हमारा कांस्टेंट है। लेकिन अगर त्वरण कांस्टेंट है तो इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, और वेलोसिटी देखो 1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी? 10। तो वेलोसिटी अगर पहले 0 थी तो अगले क्षण 10 होगी, फिर अगले क्षण 20 होगी, फिर अगले क्षण 30 होगी, इसी तरीके से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बच्चों जब भी कभी ध्यान से सुनना, जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी कैसे बढ़ती है? कह देना एक समान रूप से बढ़ती है, एक समान रूप से बढ़ती है, बढ़ती भी है लेकिन कैसे? एक समान रूप से बढ़ती है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक्सेलरेशन अगर सब कांस्टेंट है, मान लीजिए मैंने कहा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में परिवर्तन तो होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन कैसे? एक समान रूप से। बट अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो है टाइम पर निर्भर कर रहा है, मैंने कह दिया एक्सेलरेशन जो है 5t है, 5t, और t मैंने कह दिया समय है। तो एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो पहले एक्सेलरेशन t बराबर 1 पर, t बराबर 1 सेकेंड पे 5 होगा, t बराबर 2 सेकेंड पे 10 होगा। तो जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है अर्थात एक्सेलरेशन समय पे निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, समय पे क्या करता है? कहना समय पे निर्भर करता है। तो बच्चों इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होती है? कहना इस समय में, इस कंडीशन में वेलोसिटी बढ़ती है, परंतु एक समान रूप से नहीं। हो सकता है कि 0 से पहले 10 हो, फिर 25 हो जाए अचानक से, फिर हो जाए 40 हो जाए, फिर हो सकता है 60 हो जाए, इस तरीके से। तो बढ़ना जो होता है वो असमान रूप से बढ़ती है। कैसे? असमान रूप से बढ़ती है, असमान रूप से बढ़ती है। ये ना स्टेटमेंट वाले सवालों में काम आता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, पहला ऑप्शन, समान रूप से बढ़ेगी, असमान रूप से बढ़ेगी, नियत रहेगी, इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ती है, और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है यानी एक्सेलरेशन समय पर निर्भर कर रहा है तो वेलोसिटी एक असमान रूप से बढ़ती है, असमान रूप से। ठीक है, ये दो बातें याद रखिएगा। अब मैं इसी पर आधार मानते हुए मैं आप लोगों को देखिए कुछ सवाल बताता हूं, और वो सवाल देखिएगा हम लोग किस तरह से एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने वाला हूं, गति के समीकरण। बट गति के समीकरण पढ़ाने से पहले भी, बिना गति के समीकरण से भी मैं बड़े बड़े सवाल लगा के दिखा दूंगा आपको। ये देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान सुनना। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास एक पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैंने कहा कि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने आपसे कहा ये सब सवाल आपको स्टेटमेंट में लिखे हुए भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको देखो एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि मैंने आज मोशन का सवाल 10 सेकेंड में सॉल्व कर लिया। तो जब भी कभी मोशन के सवाल सॉल्व किए जाते हैं ना, तो कभी भी पूरा प्रश्न कभी भी नहीं पढ़ा जाता, इस बात को याद रखिएगा। हमेशा डेटा पढ़ा जाता है, डेटा क्या है, और डेटा के अनुसार ही काम किया जाता है। तो बच्चों जब डेटा पढ़ना होता है तो मैं डेटा के अनुसार आपको बता देता हूं ना कैसे लगाना है। मैंने कहा कि किसी पिंड की प्रारंभिक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान सुनना। और मैंने आपसे कहा कि जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो बताइए 10 सेकेंड बाद
आपकी अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और आप मुझे बताइए उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। ये दो बातें तुमसे पूछी जाएंगी बच्चों, और ये दो बातें बिना गति के समीकरण का इस्तेमाल किए हुए भी आप लगा सकते हो, विश्वास नहीं लगा सकते, है ना। आप तो इसमें गति का समीकरण हो सकता है लगाने की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन मैं बता देता हूं कैसे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है सर कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, 10। सर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10। चलो एक्सेलरेशन से शुरुआत कीजिए। यहां पर बताइए एक्सेलरेशन कितना है। कहना एक्सेलरेशन है सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितना एक्सेलरेशन है, फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, एक्सेलरेशन कितना है। कहना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। 1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। अगर 1 सेकेंड में 5 बढ़ेगी तो 10 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी, 50 बढ़ जाएगी। 1 सेकेंड में 5, 10 सेकेंड में 50 बढ़ेगी। और बच्चों पहले थी कितनी, 10, बड़ी कितनी, 50। तो बताइए अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। कहना पहले थी 50, पहले थी 10, पहले थी 10। 1 सेकेंड में 5 बढ़ रही है तो 10 सेकेंड में 50 बढ़ेगी, और 50 बढ़ेगी तो कंफर्म यहां पर जो अंतिम वेलोसिटी सर आपने मुझसे पूछा था वो हो जाएगी तुम्हारी 60 मीटर पर सेकेंड। पहले थी 10, 1 सेकेंड में बढ़ी 5, 10 सेकेंड में 50, पहले थी 10 बढ़ी 50, अंतिम वेलोसिटी 60। क्लियर। तो ऐसे हम लोग लगा देंगे जल्दी से। सर दूरी भी क्या बता सकते हो क्या, बिल्कुल। कैसे दूरी, देखो मैं बताता हूं दूरी कैसे। पहले वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी, 60। वेलोसिटी पहले 10 बाद में 60, तो वेलोसिटी बदल रही है ना। और मैंने याद करो आपको पहले भी बता रहा था कि जब भी कभी दूरी एक समान रूप से बदलती है, ये देखो यहां कहीं लिखा होगा, जब भी कभी दूरी एक समान रूप से बदलती है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो वहां पर मिनिमम प्लस मैक्सिमम करके पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया करो। तो आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि दूरी पहले, वेलोसिटी पहले 10 थी, बाद में वेलोसिटी 60 आई, वेलोसिटी बदल रही है, तो बताओ औसत वेलोसिटी कितना। तो 10 प्लस 60 बटे 2, 10 प्लस 60 बटे 2 कितना, कहना 10 प्लस 60 बटे 2, 70 बटे 2, 35 मीटर पर सेकेंड। तो 35 मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में 35 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 35 गुणे 10, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 350 मीटर चली गई दूरी का आंसर हो गया। आपने देखा ना, मैंने कहीं पर भी गति के समीकरण को नहीं लगाया, और सिर्फ एक बात जिसमें एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बताया था, उसी मतलब से मैंने सवाल को सॉल्व कर दिया। चेक कर लीजिए। ओके, चलो बताइए। ये सब बातें इसलिए है ना क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी में आंसर निकालेंगे। देखिए मैंने फिर से देखिए सवाल, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किसी पिंड का जो वेग है, किसी पिंड का वेग वो 10 मीटर पर सेकेंड था। कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगले 4 सेकेंड में इसका वेग बढ़कर हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। सर अगले 4 सेकेंड में इसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पहले वेग था 10 मीटर पर सेकेंड, और अगले 4 सेकेंड में कितना हो जाता है, 40। तो इसमें भी दो बातें तुमसे पूछी जाएगी। अब छूटी हुई बातें कौन कौन सी है भाई, एक तो है तुम्हारा त्वरण जो कि मुझे नहीं पता, और दूसरा चली गई दूरी मुझे नहीं पता। निकाल लोगे, निकल आएगा सर, क्या दिक्कत है। सर 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो रही ना, बदल रही ना वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी बदलती है तो वहां पर क्या होता है, कहना जहां वेलोसिटी बदलती है वहां औसत वेलोसिटी ले लो। तो 10 और 40 का औसत 10 प्लस 40 बटे 2 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में चली गई दूरी 25 मीटर। तो जल्दी बताइए 4 सेकेंड में कितना, 25 गुणे 4 यानी चली गई दूरी 100 मीटर। हाँ ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन बताइए। सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी, यही मतलब होता है। अच्छा 10 से 40 हुई, बढ़ी कितनी, 30 बढ़ी। लेकिन कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में 30 बढ़ी है। तो बच्चों 1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी, कह देना 30/4, और 30/4 यानी एक्सेलरेशन का मान आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा, मैंने आपको गति के समीकरण भी नहीं पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गति के समीकरण को यूज करके ही सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो कैसा भी सवाल आएगा, हमारे पास कैसा भी डेटा होगा, हम बहुत आराम से उस सवाल को सॉल्व कर देंगे।
ठीक, अब मैं आपको बताता हूं, ये मतलब था एक्सेलेरेशन, और ये एक्सेलेरेशन को समझने की ताकत है। नेक्स्ट हेडिंग सब लोग डाल लेना, जिसका नाम है गतिज समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे गतिज जो समीकरण है ना, वो न्यूटन ने दिए थे, इस बात को याद रखना। गतिज समीकरण, गतिज नियम सब न्यूटन ने दिए थे। लेकिन गतिज समीकरण आपको दो तरह से पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, दूसरा पढ़ना होता है वर्टिकल मोशन के लिए। तो बच्चों एक बात बताइए, गतिज 3 समीकरण थे, और तीनों समीकरण हमें हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी पढ़ना है, और तीनों समीकरण हमें वर्टिकल मोशन के लिए पढ़ना है। बट इन्हीं से निकल के एक और मान भी आता है, वो चौथे नंबर पे मैं बताऊंगा। समीकरण 3 ही होते हैं, लेकिन इनसे निकलते हुए एक वैल्यू और आती है, वो भी आपको एग्जाम में पूछी जाती, वो भी मैं बताऊंगा। देखो गति का पहला समीकरण हॉरिजॉन्टल मोशन यानी क्षैतिज गति के लिए क्या होता है, तो कहना क्षैतिज गति के लिए गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, वो दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी समीकरण को ध्यान रखना, एक और रूप से जाना जाता है प्रारंभिक वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी बटे 2 इंटू टी, ये भी गति का दूसरा समीकरण है, याद रखना। आप ये मत कहना कि गति का दूसरा समीकरण केवल s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, नहीं, गति का दूसरा समीकरण ये नीचे वाला भी है, ये भी है। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब भी कभी आपको दूरी या विस्थापन निकालना हो तो प्रारंभिक प्लस अंतिम वेलोसिटी बटे 2 इंटू टी कर दीजिए, ये भी गति का समीकरण है बच्चों। सर ये गति का समीकरण है, मैंने कहा यस है। थोड़ा मुझे बता सकते कैसे आया? अरे देखो, v का मान u प्लस ए टी, v का मान यहां रख दीजिए u प्लस ए टी, और जैसे u प्लस ए टी रखा जाएगा तो फाइनली ये इक्वेशन या इक्वेशन बन जाएगी, चेक कर लेना। ओके, चलिए गति का तीसरा समीकरण बताइए। सर गति का तीसरा समीकरण जो है उसमें समय नहीं होता, v स्क्वायर बराबर, ध्यान सुनना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तुम्हारा गति का तीसरा समीकरण। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। बच्चों कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि हमें कब कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट इसी में होता है। तो तीनों इक्वेशन के मान तो याद होते हैं, लेकिन लगानी कौन सी है, तो याद रखिएगा जब समय ना दिया जाए, समय ना दिया जाए तो तीसरा वाला लगाइए, सीधी सी बात। जब समय ना दिया जाए तो तीसरा वाला लगाइए। अच्छा देखो, जो चीज दी जा रही है उसके आधार पर याद करोगे ना, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जो चीज नहीं दी जा रही है उसके आधार पर याद कीजिए। जैसे कि सर दूरी ना दी जाए तो कौन सा लगाना है, सर पहला, पहले वाले में दूरी नहीं है। अंतिम वेलोसिटी ना दी जाए, कौन सा लगाना है, सर दूसरा, ये वाला, ये अंतिम वेलोसिटी ना दी जाए, अंतिम वेलोसिटी ना दी जाए ये लगाइए, और त्वरण ना दिया जाए तो ये लगाइए, समझे रे, और समय ना दिया जाए तो ये लगाइए। तो मैंने जो लाइनें बोली ना अभी अभी, ये ना दिया जाए तो कौन सा लगाना, ये ना दिया जाए तो कौन सा लगाना, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कह सकते हो पॉइंट आ रहा है, बट इसके बाद भी आपको एक छोटा सा पॉइंट याद करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग टीवें सेकेंड में चली रही दूरी। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी स्पेशली किसी सेकेंड में चली रही दूरी पूछी जाती है, जैसे कि टीवें सेकेंड में चली रही दूरी, कई बार आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हो ना, 9वें सेकेंड में चली रही दूरी, 10वें सेकेंड में चली रही दूरी, है ना। तो स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टीवें सेकेंड में चली रही दूरी, सर ये क्या होती है, टीवें सेकेंड में चली रही दूरी क्या होती है। ओके, अब सुनो, आप मुझे खुद एक बात बताइए, 10 सेकेंड में चली रही दूरी और 10वें सेकेंड में चली रही दूरी में अंतर क्या है? कहना अगर 10 सेकेंड में चली रही दूरी पूछ रहा है तो इसका मतलब है 0 से 10 सेकेंड में चली रही दूरी मतलब 0 से 10 सेकेंड में चली रही दूरी, ठीक है। और 10वें सेकेंड में चली रही दूरी का क्या मतलब है, तो 10वें सेकेंड में चली रही दूरी का मतलब होता है 9वां सेकेंड जब खत्म हुआ हो, 10वां सेकेंड शुरू हुआ हो, तब उस पोर्शन, उस 1 सेकेंड में चली रही दूरी 9 से 10 के बीच में अंतर है भाई। तो आपको ये याद रखना, जब भी कभी आपसे स्पेशली 10 सेकेंड में चली रही दूरी पूछी जाए, 10 सेकेंड में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और 10वें सेकेंड में चली रही दूरी ये, यानी स्पेशली टीवें सेकेंड में। तो टीवें सेकेंड में चली रही दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कहना टीवें सेकेंड में चली रही दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए, और आगे हो जाता है 2t माइनस 1। स्पेशली टीवें सेकेंड में चली रही दूरी का फॉर्मूला ये होता है एस टी बराबर u प्लस हाफ ए, और आगे ब्रैकेट में क्या होगा 2t माइनस 1, याद रखिएगा, ठीक है। तो अंतर है भाई, मैं फिर से बता दूं, 9वें सेकेंड में चली रही दूरी ये,
9 सेकेंड में चली रही दूरी ये। ठीक है, चलो बच्चों, जब ये पूरा ना पूरा पोर्शन पढ़ाया जाता है तो आपसे ये पूछा जाता है v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इनमें से कौन सदिश है कौन अदिश है, ये भी पूछा जाता है। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं, अगर मैं v को कहूं v क्या है तो कह देना v सर अंतिम वेट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वेट मैंने लिखा और वेट तुम्हारा ध्यान रखना एक सदिश राशि है। u क्या है तो u को बोला जाता है प्रारंभिक वेट, ये वेट है, ध्यान सुना। t क्या है सर, t समय है, इसलिए समय का मान कभी भी चिन्ह सहित नहीं रखते। देखो जितनी भी सदिश राशियां हैं जैसे कि वेट, u, v, इन सब के मान चिन्ह सहित रखेंगे, t का नहीं। a क्या है सर, a है त्वरण, सर इसका मान भी चिन्ह सहित रखेंगे। और बच्चों अगर कोई पूछे ये s क्या है तो याद रखना s हमारा विस्थापन होता है। एक्चुअली में s विस्थापन होता है, s दूरी नहीं होता। लेकिन कई बार ये ऑटोमेटिक दूरी बन जाता है, जैसे कि मैं यहां पर मान लो खड़ा हूं, यहां पर खड़ा हूं, अब मैं चलता चला जा रहा हूं, अब मैं 4 मीटर आगे चला तो मेरा जो 4 मीटर विस्थापन है वही तो दूरी है। तो जब डायरेक्शन नहीं बदलती है, मैं एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा हूं तो वहां पर दूरी और विस्थापन बराबर भी हो जाते हैं, है ना। तो लेटे एस एक्चुअल में क्या होता है, विस्थापन होता है। अब देखो ये एस विस्थापन होता है, ये बात हॉरिजॉन्टल मोशन में तो आपको ऐसा लगेगा कोई काम की नहीं है, लेकिन जब वर्टिकल मोशन आएगा जिसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बॉल ऊपर जाते हुए नीचे भी आ जाता है ना, बॉल ऊपर जाते हुए नीचे भी आ जाता है, तब ये बड़ा काम में आता है। याद रखना एस विस्थापन होता है। तो बच्चों आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी चीज हमारे कह सकते हो कि सदिश राशियां, सदिश राशियां कौन कौन सी है, तो कहना सदिश राशियों में u है, v है, a है और s है। बच्चों ये सब सदिश राशि है, इसीलिए इन सारी राशियों के मान, इन सारी राशियों के मान कैसे लिए जाते हैं, कहना इन सारी राशियों के मान चिन्ह सहित लिए जाते हैं, साइन कन्वेंशन के अनुसार लिए जाते हैं। ध्यान रखना चिन्ह सहित लिए जाते हैं, बिना चिन्हों का ध्यान रखते हुए लोड सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब सदिश राशियां हैं। ये सब कैसी राशियां हैं, कहना ये सब सदिश राशियां हैं, इसलिए इन सब के मान कैसे लेने हैं, चिन्ह सहित लेने हैं। ठीक है सर, अभी बताते हैं कौन सा चिन्ह कब लेना है। उससे पहले एक और बात, सर अगर ये वर्टिकल मोशन के लिए होता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल मोशन के लिए होता तो पहला समीकरण क्या होता, दूसरा समीकरण क्या होता, तीसरा समीकरण होता क्या होता, और चौथा जो स्पेशल समीकरण आपने बताया वो क्या है। कहना अगर वर्टिकल मोशन होता तो v बराबर u प्लस a की जगह पे gt हो जाता, ठीक है। s की जगह पे h बराबर ut प्लस हाफ एक्सेलेरेशन a की जगह gt स्क्वायर हो जाता। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ah ना होकर 2gh हो जाता। समझ रहे हैं बात को। फिर ध्यान सुना, और इसके बाद अगला समीकरण हो जाता टीवें सेकेंड में चली रही दूरी, सर ये हो जाएगा u प्लस हाफ a की जगह पे g और ब्रैकेट में हो जाएगा 2t माइनस 1, ये हो जाएगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वर्टिकल मोशन होता तो हम लोगों को ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने होते, a की जगह पे रखना होता g और विस्थापन s की जगह पे रखना होता वर्टिकल डायरेक्शन में विस्थापन यानी h। बताइए, है ना। आप चाहो तो यहां g तो भी लिख लो। अगर मैं पूछूं g क्या है तो कहना g तो बोला जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान भी कैसा लेना है सर, इसका मान भी चिन्ह सहित लेना है, क्योंकि ये भी एक सदिश राशि होती है। ये भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है ना। तो इक्वेशंस तो मैंने सारी लिख दी, बट अभी भी यहां पर एक मुद्दा बात यह है कि भाई इसका मान चिन्ह सहित कैसे लेना। हॉरिजॉन्टल मोशन में तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वर्टिकल मोशन में बहुत दिक्कत आने वाली है बच्चों। हाँ, तो याद रखना जब भी कभी आपको इसका चिन्ह लेना हो तो चिन्ह लेने के लिए मैं एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बताता हूं, हमेशा आपको ये बात याद रहेगी, जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो जो भी डायरेक्शन में राइट साइड हो उसे प्लस में मानिए, जो भी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड हो उसे माइनस में मानिए, हॉरिजॉन्टल मोशन में, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकल मोशन है तो जिनकी भी डायरेक्शन ऊपर साइड हो सर उसे प्लस में मानिए, और जिनकी भी डायरेक्शन नीचे साइड हो सर उसे माइनस मानिए, वर्टिकल मोशन के लिए। ओके, तो जिसकी डायरेक्शन ऊपर साइड हो उसे प्लस, जिसकी डायरेक्शन नीचे साइड हो माइनस। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है ये जी के बारे में कि जी को कैसा मानना है। तो बच्चों जी की दिशा हमेशा नीचे होती है, बच्चों ध्यान रखना जी की दिशा हमेशा कैसे होती है, नीचे। तो जी को हमेशा कैसे लेके चलना, नेगेटिव।
अब यहीं पर आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया होगा कि जब बॉल ऊपर फेंटी जाए तो जी नेगेटिव ले लो, जब बॉल नीचे आ रही हो तो जी पॉजिटिव ले लो। मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अधूरा होता है। और या फिर ये कहिए कि जब बॉल ऊपर फेंटी जाती है तो जी का मान आप नेगेटिव लेते हैं। समझो बात को, ये केवल उसी कंडीशन में सही होता है कि जब बॉल सिर्फ ऊपरी ऊपर जाए, डायरेक्शन चेंज करने वाले सवालों में नहीं। डायरेक्शन चेंज करने वाले जब भी कभी सवाल आएंगे तो बॉल ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, उस कंडीशन में हमें जी का मान नेगेटिव ही लेना है, छोटी जी की दिशा हमें नीचे होती है। तो आप इसको स्पेशली ऐसे लिखिए, देखो ये डायरेक्शन चेंज वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और लिखिए, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और लिखिए। कॉन्सेप्ट ये लिखिए कि जब भी कभी बॉल कहां फेंटी जाए, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंटी जाती है बॉल, ध्यान रखना, तो उस समय क्या होता है बच्चों कि बॉल की वेलोसिटी लगातार कम होती है, और लगातार कम होने की वजह से आप उसे मंदन की तरह ट्रीट करते हो, तब जी का मान नेगेटिव ले लेना। और जब भी कभी बॉल नीचे की ओर फेंटी जाती है तो बॉल की स्पीड लगातार बढ़ती है, और लगातार बढ़ने की वजह से जी का मान त्वरण की तरह लिया जाता है, और त्वरण मतलब पॉजिटिव, है ना। देखो बॉल ऊपर गई, वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, और बॉल नीचे आ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ऊपर जाते समय नेगेटिव रखिए, क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो रही है। नीचे आते समय स्पीड बढ़ रही है, पॉजिटिव। लेकिन वो वाला केस आ जाए जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, बॉल थोड़ा ऊपर भी गई फिर नीचे भी आई, अब क्या लोगे? तो वहां पर आपको क्या करना है, एक्चुअल साइन कन्वेंशन यूज करना है, यानी नीचे वाली डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव माननी है। और बच्चों जी की डायरेक्शन जो है हमेशा नीचे होती है, इसलिए जी को हमेशा कैसा मान के चलना, नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना ये चीज आपको कब लगानी है, जब डायरेक्शन चेंजिंग वाला कॉन्सेप्ट हो। हाँ, और 80 डायरेक्शन वाला है, ये लगा दो, ये लगा दो। ओके, तो यहां पर अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अगली वाली स्लाइड देखिए मेरे पास क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड क्या देती है कि अब देखो, अभी तक हमने गति के समीकरण पढ़ लिए। गति के समीकरण को पढ़ने के बाद हमें एप्लीकेशन जरूर देखना चाहिए कि भाई किस तरह से इसके एप्लीकेशन है। जैसे कि इसी एप्लीकेशन पे मैं आपको ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि यदि किसी बॉल को यू वेट के साथ ऊपर फेंका जाए तब उस बॉल द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितनी होगी। एक्चुअली में ये बात आप लोगों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन बिता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जमीन है, मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि ये मेरे पास क्या है, जमीन, और इस जमीन से मैंने किसी बॉल को यू वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर फेंका। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी बॉल को मैं यू वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर फेंकूंगा, ये बॉल है, तो वो किसी ना किसी हाइट तक जरूर जाएगा ना सर, किसी ना किसी हाइट तक जरूर जाएगा ना। और जब उसका उच्चतम बिंदु होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, उस पर अंतिम वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो बच्चों ये किस हाइट तक जाएगा, ये किस हाइट तक जाएगा, यानी इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई तुमसे पूछी जाती है कि बताइए ये ऊंचाई कितनी है। और दूसरी चीज पूछी आएगी कि बताइए इसको उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय कितना होना चाहिए। दो चीजें हैं। ओके, चलो निकालने की कोशिश करते। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी बॉडी ऊपर की ओर जाती है तो वेलोसिटी लगातार घटती है, लगातार घटती है। इसीलिए हम ऊपर जाते समय जो जी का मान लेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव, मैंने बता रखा। तो आप एक काम करो ना, मुझे टाइम चाहिए, एच चाहिए, तो हम लोग यहां पर गति के कुछ समीकरण लगाकर, जैसे कि आप पहला वाला समीकरण लगा दो, गति की पहला वाला समीकरण लगा दो। बताइए पहला वाला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अगर v बराबर u प्लस ए टी है तो अंतिम वेलोसिटी सर 0 हो गई, प्रारंभिक वेलोसिटी u हो गई, ए टी जगह पे माइनस जी रखिए इंटू टाइम t। देख लो, तो बच्चों यहां से टाइम t बराबर कितना आ गया, u बटे जी। तो आप इसको ऐसे याद करो कि जब किसी बॉल को हम u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं, जब किसी बॉल को u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं तो बच्चों ऊपर जाने का समय u बटे जी होता है। कितना होता है, u बटे जी। अब u बटे जी ऊपर जाने का समय निकल आया। अब मुझे यह भी तो बताना है कि अगर आपने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है तो कितनी ऊंचाई तय करेगा। तो ऊंचाई को निकालने के लिए अब मैं यहां पर लगा दूं थर्ड इक्वेशन। कौन सी, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन सर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मुझे टाइम बाद में पता चला, शुरू में तो थोड़ी ना पता था, है तो टाइम नहीं पता था, तो मैंने थर्ड इक्वेशन लगा दी। और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, सर थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ, तो अंतिम वेलोसिटी 0, प्रारंभिक वेलोसिटी का स्क्वायर और g की जगह माइनस जी ले लेना,
तो फाइनली मुझे बताओ उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई कितनी होगी, u² डिवाइड बाई 2g इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई होगी। इसके द्वारा प्राप्त की गई जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, u² अपॉन 2g, ये हमारी ऊंचाई होगी। अरे समझे ना? ओके तो बच्चों ये इसको आप पहले 8 मूंद के याद कर लो। याद कैसे करो? और क्योंकि भाई पता ये सब चीजें ना डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्योंकि ये एकदम बेस है। हाँ अगर किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड यानी u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका जाए तो ऊपर जाने का समय u/g और उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी होगी, u² 2g। हाँ लेकिन जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे भी तो आएगी। मान लीजिए मैंने किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका तो बताओ वो बॉल ऊपर जाके कहां पर आएगी सर, नीचे की ओर भी तो आएगी। तो अगर मैं आपको ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय अलग अलग पूछूं तो याद रखना बच्चों, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय अलग अलग पूछूं तो याद रखना आप सब लोग कि जब भी कभी घर्षण 0 होता है, जब भी कभी घर्षण बच्चों 0 होता है, फ्रैक्शन 0 होता है, तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय हमेशा बराबर होता है। ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय हमेशा बराबर होगा। वो समय कितना होगा, u/g। मतलब ऊपर जाने में भी u/g, नीचे आने में भी u/g। ऊपर जाने में भी 10 सेकेंड, नीचे आने में भी 10 सेकेंड। अगर घर्षण कैसा है, 0 है। तो जब भी कभी घर्षण 0 होता है तो याद रखना ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय हमेशा बराबर होता है। तो कई बार टोटल समय पूछ लेता है कि भाई ऐसे कह देता है कि किसी बॉल को मैंने फेंका ऊपर की ओर और 10 सेकेंड में मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब इसमें ऊपर जाना नीचे जाना दोनों इन्वॉल्व है। तो जब ऊपर जाना नीचे जाना दोनों इन्वॉल्व होता है, दैट मीन्स आपको कौन सा समय दिया जाए, टोटल टाइम दिया जाए, तो टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर 2u/g। 2u/g सर ये हमारा कौन सा समय हो जाएगा, टोटल समय। तो टोटल समय के अनुसार कैलकुलेशन की जाएगी, तो याद रखना टोटल समय के अनुसार कैलकुलेशन की जाएगी तो 2u/g लगाना पड़ेगा और ऊपर और नीचे जाते इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना। अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सर ठीक है आपने बताया कि अगर घर्षण 0 है तो ऊपर जाने और नीचे जाने का समय बराबर होगा, इसलिए टोटल समय 2u/g, ऊपर जाना प्लस नीचे आना। ठीक है, मान लीजिए सर घर्षण 0 नहीं है, मान लीजिए घर्षण 0 नहीं है, तो आप मुझे बताइए ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय, इन दोनों समय में बताइए कौन सा समय हमारा ज्यादा होगा, कौन सा समय कम होगा। क्या दोनों समय बराबर होंगे अगर घर्षण 0 नहीं है? तो बच्चों जब भी कभी घर्षण 0 नहीं होता है यानी घर्षण कुछ ना कुछ होगा तो ऊपर जाना और नीचे आने का समय कभी भी बराबर नहीं होता। ध्यान रखना कभी बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा सर? तो हमेशा याद रखना जब भी कभी घर्षण 0 नहीं होता तो नीचे आने का समय ज्यादा होता है। कौन सा समय ज्यादा होता है? नीचे आने का समय ज्यादा होता है। ज्यादातर बच्चों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, उनको ऐसा लगता है ऊपर जाने का समय कम होता है। नहीं भैया, ऊपर जाने का समय ज्यादा होता है, नहीं नीचे आने का समय ज्यादा होता है। इस बात को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है कि जब बॉल ऊपर जाती है ना, जब बॉल ऊपर जाती है तो ऊपर जाते समय घर्षण बल नीचे की ओर काम करता है, घर्षण बल नीचे की ओर काम करता है। तो जब बॉल ऊपर की ओर जाती है ना, ऊपर की ओर जाती है तो समय तुम्हारा होना चाहिए था u/g, लेकिन घर्षण बल नीचे की ओर काम करता है, g भी नीचे की ओर होती है, इसीलिए g+k हो जाता है ऊपर जाने का समय। और नीचे आने के समय की बात करते हैं तो नीचे आने के समय में u/g होता है, लेकिन जब बॉल नीचे की ओर आएगी तो घर्षण बल ऊपर की ओर काम करेगा। g नीचे की ओर, घर्षण बल ऊपर की ओर, क्योंकि बॉल नीचे की ओर आ रही है इस बार, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। के एक कांस्टेंट है जो घर्षण बल की वजह से आया। तो आप मुझे बताइए ऊपर और नीचे जाने का समय ऐसा है, यानी कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है। तो साफ साफ देखिए यहाँ वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू कम है और नीचे वाली वैल्यू कम है, तो होल वैल्यू क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। इसलिए नीचे आने का समय ज्यादा होता है। जब भी कभी घर्षण होगा हमेशा ध्यान रखना ऊपर आने और ऊपर जाने और नीचे आने का समय बराबर नहीं होगा, नीचे आने का समय ज्यादा होता है। आप इस बात को ऐसे समझो, आपने किसी बॉल को ऐसे हवा में फेंका, ठीक है, तो चला तो जाएगा, लेकिन जब आप इंतजार करोगे तो हवा के घर्षण की वजह से इधर उधर घूमता रहता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, थोड़ा लेट नीचे आता है, यानी नीचे आने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इसको ढंग से याद कर लेना। तो ये हमारा ऊपर जाने वाली कैलकुलेशन सारी हो चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद करके रखिएगा। अब बात हम लोग आगे करते हैं।
जैसे सर ऊपर जाने की कैलकुलेशन समझाई, सेम तरीके से कैलकुलेशन होती है नीचे आने की। अब नीचे आने की कैलकुलेशन को कैसे समझना है, उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है सर, उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके से, सर उसके लिए मैंने देखिए इस तरीके से एक हाइट दिखा दी सर, उसके लिए मैंने एक तरीके से हाइट दिखा दी। ये मान लीजिए कोई ऊंचाई है, आप इसको मीनार बोल दीजिए, है कुछ भी बोल दीजिए, यदि ये ऊंचाई मेरी कितनी है तो इस ऊंचाई को मैंने h बोल दिया, सर ये ऊंचाई मेरी h है, देखो ओके। फिर मैंने क्या काम किया सर, ये मैंने काम किया कि ये जो बॉल है बच्चों, ये बॉल, इस बॉल को मैंने प्रारंभिक वेलोसिटी 0 के साथ छोड़ा। छोड़ने का मतलब ये होता है प्रारंभिक वेलोसिटी 0, h ऊंचाई से छोड़ा, ठीक है। तो तुम्हें दो बातें पूछी जाएंगी, एक तो पूछा जाएगा कि बॉल का अंतिम वेग क्या है, जमीन से टकराते समय उसकी अंतिम वेलोसिटी क्या है, और दूसरा तुमसे पूछा जाएगा कि जमीन तक पहुंचने में जो उसको समय लगा बच्चों, वो समय मुझे बताइए। ये दो बातें पूछी है, ठीक। इस बार अंतिम वेलोसिटी और समय का मान h के पदों में निकालना होगा। पिछले वाले सवाल में आपको बताया जाता था कि आपने बॉल को u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका है, तो वहां समय और h का मान u के पदों में निकालना है। समय था u/g और h था u²/2g, लेकिन इस बार आपको अंतिम वेलोसिटी और टाइम निकालना है, ठीक सर, कोई बात नहीं, निकाल ले कैसे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रारंभिक वेलोसिटी सर देखो 0 है, तो हम लोग गति का दूसरा समीकरण लगा दे, गति का दूसरा समीकरण लगा दे। बताओ सेकेंड इक्वेशन से, आप मुझे बताइए जल्दी से सेकेंड इक्वेशन क्या होती है। तो कहना गति का सब देखो दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर बात वर्टिकल मोशन की कर रहे हैं तो a की जगह पे g करना पड़ेगा, gt स्क्वायर ये करना पड़ेगा, है ना। चलो, तो बॉल को हमने छोड़ा है, इसलिए मैं कह सकता हूं प्रारंभिक वेलोसिटी 0, कितना विस्थापन है सर, h विस्थापन है, हाफ gt स्क्वायर, और चूंकि बॉल नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आते समय वेलोसिटी लगातार बढ़ती है, इसलिए मैंने g का मान प्लस में ले लिया है। तो बताइए t बराबर कितना हो जाएगा, √2h/g। कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि जब भी कभी किसी बॉल को हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो जमीन तक पहुंचने में लगा समय √2h/g होता है, और याद रखना ये समय जो है √2h/g तब लगेगा जब प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी, ठीक सर। मुझे अंतिम वेलोसिटी भी तो निकालनी है, तो ठीक है ना, अंतिम वेलोसिटी निकालने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं। कौन सी इक्वेशन बच्चों, थर्ड इक्वेशन। अब आप बताइए थर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो कहना अगर मुझे थर्ड इक्वेशन लगानी है तो थर्ड इक्वेशन का मतलब होता है v बराबर या v² बराबर u² प्लस 2gh। प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है तो साफ साफ देखिए v बराबर अंतिम वेलोसिटी का मान आ जाएगा √2gh। तो जब भी कभी किसी बॉल को हम h ऊंचाई से गिराते हैं तो अंतिम वेलोसिटी √2gh होती है, लगा हुआ समय √2h/g होता है, √2h/g होता है, ठीक है। बताओ बात समझे आई ना। अब देखो अंतिम वेलोसिटी √2gh आई, हाँ, लेकिन इस पर एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस आपको करनी बाकी है, अभी मैं बताता हूं, है ना। आप यहां पर एक छोटी सी मैं एनालिसिस आपको करके दिखाता हूं, है ना। इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आजकल इस एनालिसिस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विश्वास मानिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस एनालिसिस से, ठीक है। ध्यान सुनना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको, क्योंकि हर बार लास्ट वाला नहीं पूछता, कई बार बीच वाला भी पूछ लेता है। मान लीजिए मैंने आपको एक मीनार दिखाई, एकदम ध्यान सुनना, मैंने आपको ये मीनार दिखाई और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो थोड़ी देर की मान लीजिए मैंने मान ली 100 मीटर। कितने मीटर है, 100 मीटर। एक पॉइंट मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, सर इसको मैंने सी माना, इसको मैंने डी माना, और बच्चों इस पॉइंट को ई माना। ध्यान सुनना, मैंने किसी बॉल को ऊपर से छोड़ना है, ऊपर से बॉल छोड़नी है, इसलिए उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी होगी सर 0। आपको ये हाइट दे दे रहा हर बार सवाल में। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कितनी हाइट है। तो मान लीजिए ये हाइट मैंने कह दिया कि सर ये हाइट जो है 100 मीटर है, लेकिन ए से बी मान लीजिए 20 मीटर हुआ, बी से सी का गैप 40 मीटर है, ये 10 मीटर का गैप हुआ, कितना हो गया 70, ये 30 मीटर का गैप हो गया। मैंने इन सारे गैप को अपनी तरफ से 20, 40 और 10, 100 ऐसे मान लिया।
तो तुमसे पता क्या बोलेगा, कहेगा देखो सर मैंने किसी बॉल को ऐसे छोड़ा तो बी पर आया, सी पर आया, डी पर आया, ई पर आया, तो अलग अलग बिंदुओं पर उसको आने में समय तो लगा होगा ना। तो बी पर आने में कितना समय, सी पर आने में कितना समय, डी पर आने में कितना समय, ई पर आने में कितना समय, ठीक है। और बी पर कितनी वेलोसिटी, सी पर कितनी वेलोसिटी, डी पर कितनी वेलोसिटी, ई पर कितनी वेलोसिटी। इसको तरीका क्या है निकालने का ये समझो। देखो अगर मैं बी पर वेलोसिटी पूछूं तो सीधा सीधा कहना √2gh, लेकिन h क्या, h वो जितना ऊपर से तय करके आया है। हाँ, तो b पर आते समय कितनी दूरी तय करके आया, 20 मीटर, तो h की जगह पे इंटू 20 कर दो, ये देखो। तो यहां पर वेलोसिटी √2gh, h की जगह 20। सर c वाले बिंदु पर वेलोसिटी बताइए, तो c वाले बिंदु पर √2gh, लेकिन h की जगह क्या कहना, जितना तय करके आया, 20, 40, 60, देखो। डी वाले बिंदु पर बताइए, सर डी वाले बिंदु पर बताइए अंतिम वेलोसिटी क्या, तो कितना तय करके आया, 20, 40, 10, 20, 40, 10, कितना हो गया 70, 2g इंटू 70, समझिए बात को। ई वाले बिंदु पर वेलोसिटी क्या, कितना तय करके आया है, पूरा पूरा 100, 2g 100। तो मेरे भाई आपको यह समझना पड़ेगा कि √2gh जो है ना, लगाते समय बस आपको ये ध्यान रखना है, ये अलग अलग बिंदुओं पर आपको वेलोसिटी दे देता है, नो डाउट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि h जो रखना होता है वो ऊपर से कितनी दूरी तय करके आ रहा है, कितनी दूरी नीचे गिर गया, वो h रखना है, ठीक है। कई बार कह देता है कि एक मीनार से किसी पत्थर को गिराया गया, फिर बोल दे रहा मीनार के आधे पर वेलोसिटी इतनी है। ये आधा पाधा जब आ जाते हैं ना बड़े दिक्कत करते हैं, इस बात को याद रखिए ना। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए, कितना दूरी तय करके आया, √2gh। और सेम हमारा समय के साथ भी है, सेम चीज समय के साथ है। यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, √2h/g, h की जगह 20/g। यहां तक बिंदु सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कह देना √2h/g, h की जगह 60/g, ठीक है। डी बिंदु पर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, √2h/g, h का मतलब 60/g, समझो बात को। इसके बाद ई बिंदु पर बताइए पहुंचने में कितना समय लगेगा, √2h/g, h की जगह 100/g, g मतलब 10, ये देखो, ठीक है। ये गिराने वाले सवाल ना बड़ा कंफ्यूजन में डालते बच्चों। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि इस तरीके से हम लोग किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताए, एक तो ऊपर फेंकने वाला कॉन्सेप्ट, इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैंने बताया, और एक बताया नीचे फेंकने वाला कॉन्सेप्ट, नीचे छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट। इस पर वेलोसिटी और टाइम ये तो याद करना ही करना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी याद करना है कि वेलोसिटी क्या होगी अलग अलग बिंदुओं पर, और अलग अलग बिंदुओं पर लगा समय क्या होगा। जब मैं इसके और न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि वाला सवाल देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट ही है एक प्रकार का, न्यूमेरिकल है लेकिन उसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी मैंने आपको टीमें सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला बताया था, है ना। अब यहां देखिए सवाल क्या है, और इस सवाल को कैसे हम जल्दी सॉल्व करते हैं ये भी सीखिए। किसी कार द्वारा 6वें सेकेंड में, देखो 6वें सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है, सर 6वें सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ध्यान से सुनना है। 8वें सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है, सर 8वें सेकेंड में दूरी तय कर रहा है 28 मीटर की। तो तुम्हें बोला जा रहा है कि बताइए 11वें सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, 11वें सेकेंड में तय की गई दूरी तुमसे पूछ रहा है, बताइए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क तुमसे पूछ रहा है कि बताइए 11वें सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, यहां पर आपको आंसर बताना, ये क्वेश्चन है। वैसे इसका जो ट्रेडिशनल तरीका होता है इस तरह के सवाल का, यहां चली गई दूरी लिख लेना, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो इसका जो पारंपरिक तरीका है, यानी एकदम शुरुआती वाली कंडीशन से, वो ये है कि हम लोग सबसे पहले टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होता है u + ½ a, और आगे क्या हो जाता है 2t - 1, ये होता है 2t - 1, ये होता है। बताओ, हम इसको दो बार लगाएंगे, एक बार 6वें सेकेंड के लिए, एक बार 8वें सेकेंड के लिए। फिर यहां से हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, प्रारंभिक वेलोसिटी और a एक्सेलेरेशन, और फिर इसी चीज को 11वें सेकेंड के लिए लगाएंगे, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताइए 6वें सेकेंड में कितने मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी, तो यहां तुमने 20 मीटर लिखा।
प्रारंभिक वेलोसिटी मुझे निकालनी है, एक्सेलेरेशन मुझे निकालना है। और रही बात 2t-1, तो भैया 6 2t-1, 6 दूनी 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा सर 11। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 आ गया। बताओ 8वें सेकंड के लिए लगाइए, 8वें सेकंड में कितने मीटर की दूरी सर 28 मीटर की दूरी तय कर रहा है। प्रारंभिक वेलोसिटी u है और हाफ a 2t-1, 8वें का 2t-1, 8 दूनी 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 सर 15 हो जाएगा सर समीकरण नंबर 2 आ गया। 2 समीकरण, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके u और a निकालो पहले तो। हाँ, कैसे निकाला जाएगा, घटा दीजिए ना सर, इनको सॉल्व कराते घटाते हैं, या फिर सीधा सीधा लिख दीजिए सॉल्व करने पर, मेरे भाई सॉल्व करने पर। तो आप क्या करो, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, 28 में से 20 जाएगा 8 मीटर, u में से u जाएगा कैंसिल, 15 में से 11 जाएगा 4, हाँ बटे 2 भी था, तो 4 बटे 2 2, तो यहां पर हो जाएगा 2a और 2a बराबर 8। तो फाइनली मैं कह सकता हूं a बराबर कितना आ जाएगा सर, a बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर a का मान तो मुझे पता चल गया, सर a का मान तो मुझे पता चल गया। इनटू सॉल्व करने से u भी निकाल लेते सर, a कितना आया है 4 आया है ना a, तो a का मान 4 याद रख दीजिए, 4 बटे 2 2, 11 दूनी 22, अगर ये 22 हो गया उधर जाएगा तो प्रारंभिक वेलोसिटी हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों प्रारंभिक वेलोसिटी हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड बस। ओके, ये वैल्यू यहां भी रखने पर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने क्या बोला सर, इन्होंने बोला 11वें सेकेंड में 30 डिग्री दूरी बताइए, तो 11वें सेकेंड के लिए एक बार फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। तो बताइए 11वें सेकेंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो u प्लस हाफ a, 2t-1 इस्तेमाल कर रहा हूं, 11 दूनी 22 माइनस 8 सर 21। चलिए u का मान रखिए, u का मान -2, 8 बटे 2, a का मान रखिए 4 इंटू 21। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर कितना के साथ जाएगा, -2, 21 दूनी 42 और 42 में से 2 जाएगा 40 मीटर, तो 11वें सेकेंड में 30 डिग्री दूरी 40 मीटर आ गया। ओके, हालांकि इसके अनुसार हमने 2 आंसर और भी निकाले, एक तो त्वरण का आंसर निकाला, दूसरा आंसर निकाला वेलोसिटी का। ये इसका बेस था, बेसिक। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका भाई जनरल तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो आप कहना कि इसको हम डायरेक्टली मुंह जवानी भी कर सकते थे। कैसे सर, 6 से 8 सेकेंड, 2 सेकेंड का अंतर, 2 सेकेंड के अंतर में 20 मीटर से 28 मीटर कितना हो गया, 20 मीटर से 28 मीटर 8 मीटर का गैप। सुनो, 2 सेकेंड में 8 मीटर का गैप, समझिए 2 सेकेंड में 8 मीटर का गैप, तो 2 सेकेंड में 8 मीटर का गैप, तो 8 सेकेंड में 4 मीटर का गैप, 8 से 11 3 सेकेंड है, तो यहां 12 मीटर का गैप आएगा, और जब 12 मीटर का गैप आएगा 28 और 12 जोड़ने पर 40 मीटर। देख लो अभी भी उत्तर 40 मीटर आ गया। अरे समझ रहा है ना, तो हम लोग जल्दी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस गैप देखिए, 2 सेकेंड यहाँ 3 सेकेंड, 2 सेकेंड में 8 मीटर, तो 1 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 12 मीटर, सवाल सॉल्व। ओके ठीक है, तो ये सवाल ना 11वें, 9वें, 10वें ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को खटाक से सॉल्व कर देता है। उल्टे सीधे कैसे भी सवाल बने आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये वाला सवाल देखिए कितना प्यारा सवाल है, मतलब मजा ही आ जाएगा ये वाले सवाल में। इस सवाल की खास बात पता है क्या है, इस सवाल में आपको ये बोला है कि 5 मीटर ऊंचाई पर एक स्थित टोटी, मतलब टोटी वाले सवाल है, नल का टाइप होता है ना टोटी, उस वाले सवाल है, बहुत ध्यान से सुना और थोड़ा ध्यान से पढ़ना तब ये सवाल लगाया जाए। और बच्चों ये सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से सॉल्व कराऊंगा, अभी सोचना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ये क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा करने के लिए ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि 5 मीटर ऊंची एक टोटी, पानी की बूंदें बराबर समय अंतराल पर गिर रही है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक 5 मीटर ऊंचाई पर एक टोटी लगी हुई है। तो मान लीजिए मैंने ये आपको गैप बना के दिखा दिया और 5 मीटर ऊंचाई पर एक टोटी है। ओके, तो ये मैंने 5 मीटर ऊंचाई पर जो है ना एक नल बना दिया। सर ये क्या लगा, सर ये मेरे पास नल हो गया, ये नल हो गया, ऐसे नल हो गया, ठीक है, ये नल हो गया, ये नल हो गया ऐसे। सर इस नल से ना एक टोटी से पानी की बूंदें समान समय अंतराल में गिर रही है, बराबर समय अंतराल में गिरेंगी। पानी की तीसरी बूंद टोटी से तब निकलती है, पानी की तीसरी बूंद टोटी से तब निकलती है जब पहली बूंद पृथ्वी के तल को छूती है। यानी पहली बूंद जो है वो पृथ्वी को छू चुकी है और यहां से तीसरी बूंद निकलने वाली है, समझो।
और इसी क्षण दूसरी बूंद बताइए पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर हो। दूसरी बूंद कहीं ना कहीं यहां हो रही, तो ये रही तुम्हारी तीसरी बूंद, ये रही पहली बूंद जो पृथ्वी को छू चुकी सर, ये रही दूसरी बूंद जो बीच में कहीं हो रही, और ये रही तुम्हारी तीसरी बूंद जो कि गिरने वाली है। और ये सारे बूंदों को गिरने का सिलसिला एक समान समय अंतराल में हो रहा है। हाँ, समान समय अंतराल में हो रहा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने ये बोला कि बूंद पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे हो रही, वो भी कौन वाली बूंद, दूसरी बूंद बताइए पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर हो रही। आपको ये बताना है कि दूसरी वाली बूंद पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, ये आंसर आपको बताना है, ये आंसर है ना। ये एच का मान बताना है, ये डेप्थ बताना है। तो आप में से ज्यादातर लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये डेप्थ 5 मीटर का जस्ट आधा हो जाएगा, 2.5 मीटर, तो प्रश्न हो जाएगा गलत तुम्हारा, सीधी बात है। हाँ कैसे सर, कैसे गलत हुआ बताओ तो थोड़ा, ये तो मुझे साफ साफ। अरे भाई दूरियां इनके बीच की थोड़ी ना समान है, इनके बीच का समान है समय, और जरूरी नहीं है कि जब समय समान हो तो दूरियां भी समान हो, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं सर। तो अगर मैं टोटल समय को t मान लूं तो यहां का समय t/2, यहां का समय t/2। अच्छा टोटल समय कैसे निकलेगा, तो जो पहली बूंद जब यहां से यहां तक गिरी होगी तो टोटल समय t हो रहा। तो बच्चों टोटल समय t निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में 2h/g। याद करो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जब कोई बॉल कोई पिंड है गिरे ऊपर से छोड़ा जाए तो जमीन तक पहुंचने का समय √2h/g होता है। h का मान कितना है सर, h का मान 5 सेकेंड है। अब थोड़ा देखो कैलकुलेशन तेज किया करिए, h का मान 5 सेकेंड है तो 2 × 5 रखिए और g की वैल्यू को 10 रखिए, तो फाइनली मुझे पता चल गया 10/10, यानी टोटल समय हमारा 1 सेकेंड आ गया। टोटल समय 1 सेकेंड आ गया। तो टोटल समय 1 सेकेंड आ गया। तो जल्दी बताइए ये t/2 का मतलब क्या हुआ, 8/2 सेकेंड, और ये भी कितना हो गया सर, ये भी t/2 का मतलब 8/2 सेकेंड, टोटल 1 सेकेंड, ये 8/2। इन्होंने बोला है दूसरी बूंद कहां पर होनी चाहिए, तो याद करो दूसरी बूंद नल की टोटी से ऐसे गिरी होगी। और मैंने आपको यह भी बता रखा है कि जब कोई बॉल छोड़ी जाती है, जब कोई बॉल छोड़ी जाती है तो छोड़े जाते समय आपको ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है। पहले ये दूरी निकाल लो, ये ऊंचाई निकाल लो। तो बच्चों ये ऊंचाई निकालनी है तो मैं h बराबर एक बार फॉर्मूला इस्तेमाल कर देता हूं फिर से, ut + ½ gt²। प्रारंभिक वेलोसिटी 0, क्योंकि जब दूसरी बूंद यहां से छूटी होगी प्रारंभिक वेलोसिटी 0, ½ g की वैल्यू 10, t² t मतलब 8/2, 8/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां का समय 8/2 का स्क्वायर, ये देख लो। तो फाइनली मुझे बताइए इस h का मान कितना आएगा, तो कहना मुझे देखो 8/2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 10/8, और 10/8 का मतलब होता 1.25 मीटर, ठीक है। तो 1/2 सेकेंड में इस दूसरी बूंद ने 1.25 मीटर की दूरी तय कर ली होगी, क्लियर। लेकिन मुझे क्या बोलना है, मुझे बताना है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। देख लो पृथ्वी से ये वाली ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, 5 मीटर में से 1.25 घटा दीजिए तो ये दूरी आपको पता चल जाएगी 3.75 मीटर, 3.75 मीटर है ना। तो ये सवाल का आंसर 3.75 मीटर होगा। आप इसको कठिन सवाल नहीं कह सकते, एकदम आसान सवाल है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। चलो और देखिए, इसके बाद हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है। ये वाला सवाल भी बहुत बार आता है, एक बार नहीं 10 बार आता है, और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। सवाल देखिए क्या, और इसको लगाना सीख लेना। सवाल देखिए क्या है, कोई कार निश्चित वेग से चल रही है, वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद उसे 4 मीटर दूरी पर रोका जा सकता है। यदि कार की गति दुगनी हो जाए तो ब्रेक लगाने के बाद उसे कितनी दूरी पर रोका जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए निश्चित गति, चलो मान लेते हैं, मान लीजिए कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चलती चली आ रही है, झूम झूम झूम, और अचानक से सामने लड़की आ गई, तुमने ब्रेक लगाया। तो 40 किलोमीटर की चाल से जब तुमने ब्रेक लगाया तो बताइए दूरी कितना दूर जाके गाड़ी रुकी, 4 मीटर, क्लियर। फिर अगर यदि यही कार दुगनी गति से हो, यानी अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही होती ये कार, तो बताइए ब्रेक लगाने के बाद कितने मीटर दूर जाके रोका जा सकता है, ये है प्रश्न। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 40 को तुमने 80 कर दिया, वेलोसिटी डबल कर दी, तो यहां पर भी 4 मीटर 8 मीटर हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो माफ करिए, आप लोग गलत सोच रहे हो, यहां 8 मीटर उत्तर नहीं होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, दोनों ही कंडीशन में आप कार को रोक रहे हो ना,
दोनों ही कंडीशन में टार्ट और रोट रहे हो, इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में अंतिम वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर? बताइए कहीं पर क्या बात समय की जा रही है? कहना समय तो कहीं लिखा ही नहीं, समय की तो कहीं बात ही नहीं की गई, तो समय तो मारो गोली। तो जब समय नहीं है तो ना गति का पहला समीकरण लगा सकते हो, ना दूसरा लगा सकते हो, ना ही तीसरा लगा सकते हो। नहीं, तीसरा लगा दो रे, दूसरा नहीं लगाओ रे, तीसरा लगा दो रे। तो तीसरा समीकरण लगा दीजिए, कहना v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर, और ब्रेक लगाया जा रहा है इसलिए 2as, ब्रेक लगाया जा रहा है इसलिए -2as। अंतिम वेलोसिटी 0, प्रारंभिक वेलोसिटी 2as। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है चली गई दूरी 2as डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर होता है, देख लो। ठीक है, तो चली गई दूरी देखो, वेलोसिटी प्रारंभिक वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती है बच्चों। अरे देखो ना, प्रारंभिक वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती चली गई दूरी। ठीक है सर, अब तो आसान हो गया। देखो चली गई वेलोसिटी कितनी की गई सर? वेलोसिटी 40 से 80 की गई। कितनी की गई है? डबल की गई है। डबल डबल सवाल में था, देखो डबल था, डबल की गई। वेलोसिटी डबल तो देखो एस यू का स्क्वायर है, वेलोसिटी डबल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुना करना पड़ेगा, तो 4 का 4 गुना 16 मीटर आ जाएगा, देख लो। ठीक है, अरे भाई वेलोसिटी डबल हुई तो चली गई दूरी 2 का स्क्वायर 4 गुना होगी, 4 का 4 गुना कर दीजिए 16 मीटर। अब गाड़ी कितने मीटर दूर जाके रुकेगी? 16 मीटर दूर जाके रुकेगी, बस। अगर ये 3 गुना होता, 4 को 3 गुना करते तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आता, 9 चौको 36 मीटर दूर जाके रुकती। समझे ना? तो ये सवाल ना अगर पूछा जाता है डायरेक्ट तो आप इसको याद कर लो भाई, ये कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट कई बार डायरेक्ट आता है हमारे एग्जामों में, हाँ याद रखिएगा। ठीक है, चलो और देखिए। अब इसके बाद ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट ना आपका एएलपी में पूछा गया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अभी तक मैं इसको नहीं बताता था, लेकिन मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि एएलपी प्रीवियस ईयर में इस तरह के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे रहे थे। देखो क्या बोला जा रहा है कि कोई वस्तु अपनी विराम x बराबर 0 से, विराम पहली बात तो देखो, विराम का मतलब होता है प्रारंभिक वेलोसिटी 0, और x बराबर 0 पहले से कह दिया, से चलना प्रारंभ करता है, और x अक्ष के पास एक त्वरण इन्होंने दिया है। कौन सा त्वरण है सर? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, देख लो। प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, ध्यान रखना। तो बोला जा रहा है कि x बराबर जब वो 12.8 मीटर पे होता है, x बराबर जब वो कितने मीटर पे होता है? 12.8 मीटर पे होता है, और x बराबर जब वो 20 मीटर की दूरी पर होता है, तो आपको इन यात्रा के दौरान औसत वेग बताइए। यानी जब वो x बराबर 12.8 मीटर पे होगा, x बराबर 20 मीटर पे होगा, तो बताइए यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो कुछ नहीं सर, x बराबर 12.8 मीटर पे पहले तो आप चाल v1 बताइए, x बराबर 20 मीटर पे चाल v2 बताइए, फिर आपको अगर औसत चाल मेरे भाई बतानी है तो औसत चाल बताने के लिए इन दोनों का बताइए, क्या ले लीजिए सर? इन दोनों का ले लीजिए औसत, यानी एवरेज, और एवरेज जैसे लेंगे ठेला खत्म। v1 v2 बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब पिछली बार जब ये सवाल आया था ना, ये तो 2 तरीके से पूछा जा रहा था। एक तो दूरी को देकर औसत चाल पूछ रहा था, एक बार समय को देकर। समय वाला ज्यादा आसान होता है, दूरी वाला थोड़ा सा टफ होता है ना? चलो, तो मैं एक काम करता हूं कि दूरी से आप समय भी बता सकते हो, और समय बता देंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलो दूरी से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूरी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, कहते साथ प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, तो दूरी s बराबर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर को लगा रहा हूं यार। अगर प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है तो अंतिम वेलोसिटी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाइए। ठीक है, u स्क्वायर बराबर 2as लगाओ, ये लगाओ, ये मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है। तो अगर मैं v1 निकालना चाह रहा हूं तो v1 का मान हो जाएगा √2, a की वैल्यू कितनी है 1.6, और इसकी वैल्यू कितनी है 12.8, ये तुम्हारा v1 आ जाएगा, यहां से v1 आ जाएगा। सेम तरीके से मुझे v2 निकालना होगा, तो v2 बराबर भी हमारा √2as, तो 2a की वैल्यू 1.6 है, और s का मान कितना है सर? s का मान है 20 मीटर। यहां से v2 निकालिए, और जब v1 v2 पता चल जाएगा, आप दोनों को उठा के जोड़ के औसत निकाल देना, है ना? कितना आसान है। चलो v2 निकाल लेते हैं। सर एक जीरो तो दशमलव से उड़ा दो ना, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64,
और 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए। ओके सर इसको भी कुछ करिए, ऐसे तो इसका काम नहीं चलेगा, है ना। तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, तो कहना 16 अट्ठे 128, 16 छठा 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। तो मैं अगर देखूं थोड़ा सा तो ये 2 तो उसी तरह से, 1.6 उसी तरह से, और 12.8 को 1.6 इंटू 8 कर सकते हैं। बताइए मैंने गलत तो नहीं दिया भाई, 12.8 को इतना लिख दिया। 1.6 दो बार है, अंडर रूट के बाहर आएगा 1.6, और अगर मैं आपसे पूछूं 1.6 इंटू 8 दूनी 16 और 16 का अंडर रूट 4, 16 चौको 64 यानी 6.4। सर 6.4 ये V1 आ गया। बताओ दोनों मान आ रहे ना, तो मैंने दोनों मान निकाल लिए। V1 का मान निकाल लिया 6.4 मीटर पर सेकेंड, देखिए। V2 का मान निकाल लिया, सर V2 का मान आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए। जल्दी से दोनों का औसत ले लीजिए, तो औसत ले लिया जाएगा तो जोड़ के आधा करना है, तो 8 से 14, 14.4 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आ जाएगा, तो 7.2 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा औसत चाल का फॉर्मूला आ गया 7.2 इन दोनों कंडीशन में, है ना। 7.2 बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि अगर इसमें टाइम दिया गया होता तो ये सवाल मेरे लिए ज्यादा आसान होता। डिस्टेंस दिए जाने पे क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और कैलकुलेशन के सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ी क्योंकि V1 V2 था, सॉरी दशमलव में संख्या लिखी थी। अरे ये दशमलव में न लिखी होती तो थोड़ा और आसान हो जाता मेरे लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, फाइनली सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे सवाल पूछ रहा है रेलवे, ध्यान रखना। चलिए अब इसी के अलावा मुझे एक और कॉन्सेप्ट का सवाल आपको सॉल्व कराना है, वो भी देखिए। कई बार क्या होता है, डायरेक्शन चेंजिंग वाले सवाल आते हैं। रॉकेट से एक पत्थर छूट गया है, कोई गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था, वहां से एक पिंड गिर गया, इस तरह के सवाल आते हैं ना। जैसे ये वाला सवाल देखिए, एक गुब्बारा 81 मीटर की ऊंचाई पर 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से, एक गुब्बारा 81 मीटर पर सेकेंड की 81 मीटर की ऊंचाई पर 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर उठ रहा है। बहुत ध्यान सुनना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये सब गुब्बारे वाले, रॉकेट वाले, उनसे किसी तरह का कोई पिंड छूट जाता है। ओके, तो बताइए आपके गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, कहना गुब्बारे की ऊंचाई सर 81 मीटर है। कितने मीटर है, कहना 81 मीटर, 81 मीटर। ये देखो गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, कहना गुब्बारे की ऊंचाई है 81 मीटर। फिर देखिए 81 मीटर ऊंचाई पर 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर उठ रहा है गुब्बारा, ठीक है। 2 किलोग्राम का द्रव्यमान की एक वस्तु गिराएगी। बच्चों जब इससे एक वस्तु गिराई जाएगी ना, तो इस वस्तु का वेग भी उतना ही होगा जितना कि गुब्बारे का था, यानी 12 मीटर पर सेकेंड। तो वस्तु तुरंत नीचे की ओर नहीं आएगी, वस्तु तुरंत नीचे की ओर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जब गुब्बारे से गिराई गई उसका वेग भी 12 मीटर पर सेकेंड होगा ऊपर की ओर। तो वस्तु क्या करेगी, सबसे पहले सर ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाने पर कहीं ना कहीं अंतिम वेलोसिटी 0 होगी, फिर उठा के कहां पर आएगी सर, फिर आएगी वो नीचे। ऐसे ही कुछ होगा। हाँ, आप ये अगर सोच लिया कि डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, सवाल गलत। हाँ ध्यान रखना। तो बोला जा रहा है कि वस्तु को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है निकाल लेते। तो एक बात बताइए, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले बॉल या वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे की ओर आ रही है, चेक कर लीजिए। थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में। हाँ, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, जहां से वस्तु गिरी थी, छोड़ी रही थी, वहां पर समय 0 मानिए, और ये वाला समय यानी जब पृथ्वी पर पहुंचना है, ये वाला समय मुझे निकालना है, समय निकालना है, स्पेशली बात समय निकालना है। क्या क्या पता है सर, प्रारंभिक वेलोसिटी पता है सर, अंतिम वेलोसिटी नहीं पता ना। बताइए कहीं पता है आपको अंतिम वेलोसिटी, कहना बिल्कुल नहीं पता सर। तो अंतिम वेलोसिटी नहीं पता तो ना आप प्रारंभिक समीकरण लगा सकते हो, ना तीसरा लगा सकते हो, दूसरा लगाइए। बताइए दूसरा समीकरण क्या होता है सर, दूसरा समीकरण होता है h बराबर ut प्लस हाफ GT²। ध्यान रखना ये तुम्हारा गति का सेकेंड इक्वेशन है। जब हम वर्टिकल मोशन पढ़ते हैं तो बच्चों ध्यान रखना ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन h बराबर ut प्लस हाफ GT²। ओके चलो बताइए, पहले विस्थापन बताइए। देखिए प्रारंभिक बिंदु ये, ध्यान से सुनना, और अंतिम बिंदु ये। विस्थापन ऊपर की ओर मिला है कि नीचे की ओर, कहना विस्थापन नीचे की ओर मिला है। याद करो साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ाया था,
और मैंने कहा था कि जो डायमेंशन नीचे की ओर ली जाती है, जो विमाएं नीचे की ओर होती हैं सर, उनका मान माइनस में लेते हैं। याद है ना, साइन कन्वेंशन में मैंने पढ़ाया था नीचे की ओर सब कुछ नेगेटिव लेना है, जिनकी दिशा नीचे की ओर हो रही, और ऊपर की दिशा वाले पॉजिटिव की ओर लेना है। तो अगर शुरुआत यहां से हुई गिरने की, लास्ट यहां तक पहुंचा, तो नीचे की ओर गिरा है बच्चों, और नीचे की ओर गिरा है तो आपको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो h का मान 81 नहीं -81 लिखिए। हाँ, ऊपर की ओर 12 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर की ओर इसलिए +12। समय t का मान मुझे निकालना है g। हाँ देखो, g हमेशा नीचे की ओर होता है, और मैंने स्पेशली आपको यह भी बोला था कि जब डायरेक्शन चेंज करने वाला सवाल हो तो g को हमेशा नेगेटिव लेना है, तो g नीचे की ओर होता है। तो g का मान -10, -10/2, -10/2 5t²। बस इतनी छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 8 लाइन में आएगा। हालांकि बहुत सारे लोग जब इसको पढ़ाते हैं, मैं देखे हूँ यूट्यूब पर, वो ऊपर जाने की कैलकुलेशन अलग सॉल्व करेंगे, नीचे आने की अलग सॉल्व करेंगे, दुनिया भर का तामा जामा लगाएंगे और आंसर वही आना होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। ठीक, ये जो आप 81 रखते हो ना, 81, यहाँ जो h होता है, h ये दूरी नहीं होता, ये विस्थापन होता है, ये चली गई दूरी नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूं। चलिए सॉल्व आइए। तो बच्चों 5t² इधर लेके आइए, -12t इधर लेके आइए, और -81 इधर लेके आइए, बराबर 0। ये देखिए सॉल्व करना है ना। तो 81 का मतलब हो गया 27 × 3, 5t 15, 15 और 12। तो बच्चों एक बात बताइए, क्या मैं 5t² माइनस का 15t और प्लस का 12t ऐसे कर सकता हूं, और -81 शुड बी इक्वल टू 0। ये देखिए, चलिए सॉल्व आइए। तो आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करना, अब तो आपके लिए आसान है। तो आप मुझे बताइए एक मान कितना आ जाएगा। तो कहना पहला समीकरण, पहला ब्रैकेट बन जाएगा 5t, नहीं 5t क्यों बनेगा, पहला ब्रैकेट बनेगा t - 3। हाँ बिल्कुल t - 3। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? देखो मिस्टेक तो हो रही ना, वही मैंने सर, ये मिस्टेक कैसे हो रही है, बीच में हमें 12 लाना है, समझ ना। तो 81 × 5, 5 × 15, 27 × 83, 27 और 15 होना चाहिए यहाँ पर सर, यहाँ पर होना चाहिए -27t और प्लस का 15t -81। अब बीच में आएगा -12, अब बीच में आएगा -12। चलो एक इक्वेशन देखिए, तो एक इक्वेशन, एक ब्रैकेट बन जाएगा 5t - 27, क्योंकि t का कॉमन होगा। दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा यहाँ से 3 का कॉमन हो जाएगा, 5 का नहीं 3 का, t + 3 शुड बी इक्वल टू 0। बताओ, तो यहां से एक मान t का मान नेगेटिव मिला, -3 सेकेंड मिला, और दूसरा मान जो है 27/5 मिलेगा, और 27/5 सेकेंड ये तुम्हारा प्लस आया। 27/5 कितना होता है, 5 को 5 × 5 = 25, 5 × 20, 5.4 सेकेंड। ये देखिए, है ना। तो आप ये समझो कि इन दोनों को हमने बराबर 0 को किया, सवाल सॉल्व। ठीक है, अब इसमें से ये बताइए माइनस वाला क्या बताता है। माइनस वाला मतलब पीछे का समय, ये पीछे का समय है -3 सेकेंड, ऊपर जाने का समय ऐसे पूरा 5.4 सेकेंड। तो 5.4 सेकेंड में यहां से शुरू किया, फिर 5.4 सेकेंड में ऐसे जाते 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 पूरा, समझे बात को, याद रखिएगा। ठीक है, और डायरेक्शन चेंजिंग वाले कॉन्सेप्ट में आपको इस तरह के ही सवाल लगाने, इसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है। हो सकता है आपको चली गई दूरी पूछ लेता, तो जब दूरी पूछता, चली गई दूरी, तो 81 मीटर फिर नहीं बताना आपको। हाँ, एक्चुअली में चली गई दूरी में ऊपर जाने की दूरी अलग निकालते, फिर इस तरीके से आपको निकालनी पड़ती। उसके लिए आपको ये h बराबर लगाना पड़ता u²/2g। h भाई 12 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो, तो u²/2g से h निकला था ऊपर वाला, जितना h ऊपर जाता उतना ही h नीचे आता। ये वाला h निकालने के बाद फिर 81 और जोड़ना पड़ता। मान लीजिए आपसे सवाल में पूछ लेता कि चली गई दूरी बताइए, चली गई दूरी बताइए, तो कह देना दूरी बताना है सर, तो ऊपर कितना h और गया, तो पहले वो h निकालिए, तो वो h आ जाता है u²/2g से, ऊपर और कितना गया, तो 12.5 कितना था 12, तो 12 × 12 और 2g, g का मतलब 10, इसलिए मैंने 20 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, कह देना 2 × 6 = 12, 12 × 6 = 72, 7.2 मीटर। 7.2 मीटर ऊपर जाएगा, देखो 7.2 मीटर नीचे भी आएगा,
और ये वाला 81 भी, तो चलिए दूरी अगर निकालनी है तो 81 मीटर पहले से था, मतलब बाद में दिया, पहले से नहीं बाद में, और प्लस 7.2 और ऊपर जाना प्लस 7.2 नीचे आना, सर ये चली गई दूरी टूल आएगी। समझे ना? तो ऐसे कोई भी सवाल पूछता मैं तुरंत बता देता। हो सकता है और भी बातें पूछ सकता है, हो सकता है यहां पर अंतिम वेलोसिटी पूछ ले, यहां पर अंतिम वेलोसिटी पूछ ले, निकल आएगा अंतिम वेलोसिटी, क्या दिक्कत है? निकल आएगा अंतिम वेलोसिटी, कैसे कैसे सर बताइए जरा। मुझे गति का इस बार लगाना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, निकल आएगा। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, यह हटा देता हूं। गति की थर्ड इक्वेशन कहता है v स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh। बताइए थोड़ा दिमाग से, अंतिम वेलोसिटी मुझे निकालना है, प्रारंभिक वेलोसिटी है 12, ऊपर की ओर इसलिए प्लस 12 का स्क्वायर, 2g हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का g, h, और h का मान देखो विस्थापन नीचे की ओर है इसलिए h का मान माइनस का 81। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, डायरेक्ट आंसर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ h नीचे की ओर इसलिए माइनस 81। चलो तो मुझे बताइए यहां पर कितना हो जाएगा, कह देना 12 का स्क्वायर 144 प्लस, जरा इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो 81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 गुणे 2 कितना हो जाएगा जाके 162, और 162 गुणे 10 तो ये 1600, 162 के साथ 1620 ये लग गया। इसको जोड़ दीजिए ना, तो 1620 में अगर मैं 144 जोड़ूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 और 4 2 6, 1 7 1764 आ जाएगा, है ना, 1764। तो बच्चों 1764 आ गया। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो 1764 का वर्गमूल अब 40 तो चलो ठीक है, 42 हो सकता है क्या, 42 हो सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार। 42 तो हो सकता है, लेकिन मैं अप्रॉक्स आइडिया लगा रहा हूं, चलो निकाल लेते हैं। 42 का मैं देखूं मल्टीप्लाई, तो 42 का मतलब हो जाएगा 84 यहां, और कह सकते हो 84 यहां, नहीं 42 कैसे, 4 का स्क्वायर कितना हो, 40 का स्क्वायर 1600, मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं, 4 8 4 12, 2 8 9 924, नहीं 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 कुछ मिस्टेक हो गई भैया भाई। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 गुणे 40 1600, तो 42 मतलब 1600 से ज्यादा होना चाहिए यार, 42 गुणे 42, अच्छा अरे यार 84 टोटल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 84 और 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 8 8 16, हासिल लगी 1 17, अरे आ तो गया यार, क्या बात है, पूरा का पूरा 1764 ही आ रहा है, मैंने तो ऐसे ही निकाल लिया, 1764 ही एक्यूरेट आ रहा है यार ये। हाँ तो 1764 आ रहा है, तो अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 42 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए ना अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ टकराते समय 42 मीटर पर सेकेंड, कोई भी हो खटाखट आंसर आएगा। और ना भी ये अंडर रूट निकलता तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस सीधी बात है, ठीक है। दूरी निकाल ली है, समय निकाल लिया यहाँ तक पहुंचने का, अंतिम वेलोसिटी भी निकाल ली। अच्छा कोई पूछे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इससे सिधाई है, तो सिधाई में उतनी वेलोसिटी होती है जितनी की ऊपर जाते समय थी 12 मीटर पर सेकेंड। अरे अच्छा कोई पूछे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये समय पूछ लेता, ये समय, ये तो आसान है, सीधा सा बात। अरे आपको पता है ना जब किसी बॉल को u वेलोसिटी से फेंकते हैं उच्चतम बिंदु तक कितना समय लगता है, u बटे जी 1.12 बटे जी मतलब 10, 1.2 सेकेंड ऊपर जाने का समय हो गया, ये ऊपर जाने का समय 1.2 सेकेंड, हाँ 1.2 सेकेंड, और नीचे वाला समय नेगेटिव था -3, तो 1.2 सेकेंड ऊपर और -3 नीचे, ठीक है। तो 1.2 और 3, तो टोटल समय कितना हो गया 4 पॉइंट कितना आ गया 1.2 और ये कितना 3, तो कितना हो गया 1.2 और 3 4.2 सेकेंड, 4.2 सेकेंड ऐसे ऊपर, है ना। तो ये सब बातें हम लोग कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं। अब ये 1.2 है ऐसे, तो ये भी 1.2 हो गया, तो 1.2 कितना हो गया 2.4, और ये 3, तो 2.4 इंटू 3 5.4, और ये 3 क्यों हुआ क्योंकि ये वाला 3 था, -3 आया। ठीक, हर तरह से सवाल एकदम क्लियर होगा। मैथ कभी भी आपको गलत कॉन्सेप्ट देती नहीं है, मैथ आपको सही देगी, फिर आप पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमारा लेक्चर नंबर 2 फिनिश हो जाता है। अब एक्चुअली में हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है।
तो अगले वाले लेक्चर से हम लोग ग्राफिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत एनालिसिस बताई, पूरी एनालिसिस बताई, आपको क्लियर कर लीजिए। ओके, तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के 2 लेक्चर खत्म हो गए।